सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 7 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज जानते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हैं और देखते हैं और सारे ऐसे कौन से अन्य फैक्ट हैं जो आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हो सकते हैं लाभदायक। सेशन शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज के दिवस के बारे में। चलिए जानते हैं आज का कौन सा दिवस है, या कह सकते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। दिनांक है आज 7 नवंबर। 7 नवंबर में क्या है आपके लिए खास, तो आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय जन जागरूकता कैंसर दिवस। आज मनाया जा रहा है। शुरुआत कब से होगी थी इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 2014 से। सितंबर 2014 से राष्ट्रीय जन जागरूकता कैंसर दिवस मनाया जाने लगा है। तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी घोषणा करी गई और 7 नवंबर से हर साल कैंसर दिवस कह सकते हैं जन जागरूकता दिवस के तौर पे इसको मनाया जाने लगा है। लेकिन विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, दोनों तिथियां मित्रों अलग हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस किसकी याद में? मैडम क्यूरी की याद में। मैडम क्यूरी की याद के अंदर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा अगर विश्व के अंदर कई रोगियों की अगर मृत्यु को अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो कैंसर के माध्यम से, या कह सकते हैं कैंसर की वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कारण बताता हूं आपको अभी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर की जो तादाद ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले तो है कि पेस्टिसाइड का उपयोग फसलों के अंदर या खाद्य उत्पादनों के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से खाद्यान्न है वो ज्यादा अच्छा नहीं रह गया है। इसके अलावा नंबर 2 पर स्वास्थ्य के प्रति लोगों की उदासीनता, और थर्ड वन कारण है कि जितने भी प्रकार के जो औषधियां हैं उनके अंदर भी पेस्टिसाइड का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। विशेषकर महिलाओं के अंदर गर्भाशय कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर की जो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं वो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके बारे में एक एडवाइजरी जारी करी है, और जिसमें हर साल 40 साल की उम्र से ऊपर हर एक व्यक्ति को अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए, जिसके अंदर महिलाओं को मेमोग्राफी टेस्ट किसके लिए होता है? मेमोग्राफी टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी टेस्ट हर साल किसी भी जो 40 साल की अवधि के पार अगर कोई महिला हो जाती है उसको ये टेस्ट करवाना चाहिए। और शुरुआती लक्षणों के दौरान ही अगर कैंसर का पता लग जाता है, उसकी स्टेजेस का पता लग जाता है, तो इसका निदान जो है वो थोड़ा आसान और सरल हो जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे कोशिकाएं, जैसे कह सकते हैं कि कैंसर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बननी जो है वो उसकी जो अवस्था होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, और जिसकी वजह से सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, और उसकी वजह से ही एक ट्यूमर के रूप में कैंसर शरीर के किसी हिस्से के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। चलिए इस प्रकार की चीजें आपने आज के दिवस के माध्यम से जानी। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, और हमारे सेशन का पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? आरटीआई एक्ट 2005। उसके बाद में ही आरटीआई जब आया उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी किसकी? सूचना आयुक्त की। तो सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति पहली जो हुई थी 2005 में। वर्तमान में किसको इसका मुख्य सूचना आयुक्त की अभी रूप में अब उन्होंने शपथ दिलाई है? नाम है इनका हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उससे पहले श्रम और कल्याण मंत्रालय के अंदर भी सचिव के पद पे कार्यरत है,
और उसके बाद इनको मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें, देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल कितनी, 6। मुख्य सूचना आयोग की संख्या होती है 6। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे, एक समिति होती है और समिति के अंदर 3 मेंबर होते हैं। मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो एक तो होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, दूसरा होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, और थर्ड वन में ये होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये तीनों लोग एक समिति होती है, इन्हीं 3 लोगों की होती है, और इनकी जो अनुशंसा के आधार पे वह किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति अपनी उसमें मुहर लगा देते हैं और वही मुख्य सूचना आयुक्त भी बन जाता है और आयुक्त भी बन जाता है। सवाल पूछा जा रहा कि वर्तमान में किसने शपथ ली है, आंसर चला जाएगा हीरालाल सामरिया का। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हीरालाल सामरिया 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी ये सचिव के पद पे काम कर चुके हैं। सूचना आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है तो 12 अक्टूबर 2005 को जब आरटीआई आया तभी कि इसमें इसका गठन हो गया था। बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, विधिका संकाय संस्था है। तो ये संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है, ये है स्वायत्त और विधिक संस्था है। और इसके जो कह सकते हैं ऑर्डर्स या इसकी जो रिकमेंडेशन है इसको मानना बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सलाह के तौर पे कार्य करता है सूचना आयुक्त, और सारी रिपोर्ट्स जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इस्तीफा भी जो है वो राष्ट्रपति के थ्रू उनको दिया जाता है। चलिए सदस्यों की संख्या के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। 6 इसके सदस्य हैं और पहले जो इसके मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। ये यहाँ के भारत के पहले रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त। कार्य के बारे में बात करें तो किसी भी प्रकार की जो आरटीआई लगती है देश भर के अंदर, कोई भी सूचना, कोई भी व्यक्ति, उसका जो एक कह सकते हैं विधिक अधिकार है उसके बारे में सारी सूचनाएं प्रदान करने का और उसी रेगुलेशंस को क्या करना, उसको कंट्रोल करने का कार्य मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं। वर्तमान में हीरालाल सामरिया ने इसकी शपथ ली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? कॉलिंस डिक्शनरी का नाम हम बार बार 4-5 रोज पहले भी सुन चुके हैं। कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में पूछा जा रहा था। बेसबॉल, बेसबॉल एक शब्द था जिसको हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के अंदर शामिल किया गया था। मैं आपको बताता चलूं कि बेसबॉल क्या है। बेसबॉल एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के द्वारा इजाद किया गया एक वर्ड, जिसका मतलब ये होता है कि टेस्ट जो मैच खेलते हैं उसके अंदर भी आक्रामकता के साथ में इसकी तैयारी करना, शुरुआत करना, टेस्ट मैच को भी T20 और वनडे की तरह ही खेलना, उसी को बेसबॉल कहा जा रहा है। पहली इसकी सीरीज कब हुई? पहली इसकी सीरीज हुई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तभी से ये जो वर्ड है ये वर्तमान में लोगों के नजर में आया, सुनने को लगा, और वर्तमान में इसको कॉलिंस डिक्शनरी के अंदर भी इसको शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, ये अन्य जानकारी थी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ अब बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसान तो हुई हैं, इसके अलावा उसके अंदर जो कह सकते हैं रिफाइन ज्यादा है। रिफाइन का मतलब यह है कि बहुत ही परिष्कृत रूप से एआई के माध्यम से चीजें प्रस्तुत करी जा रही हैं। एआई के अंदर अभी लोग एंकर के तौर पे भी जो है वो जो टीवी न्यूज चैनल्स है उसके अंदर एंकर्स के रूप में भी ऐसे ही एआई के द्वारा प्रोडक्ट की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो समाचार वाचन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में हमारे जमाने में अभी जो वर्तमान में एआई का प्रचलन ज्यादा बढ़ चला है। चलिए, लेकिन एआई के बारे में और चीजें सुनने को मिल रही हैं कि एआई की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म होने के कगार पे मौलिकता चली गई है, जिसकी वजह से ही अमेरिका ने हाल ही के अंदर एक प्रतिबंध लगाया है कि एआई का अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसके पीछे आपको वाटर मार्क लगाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज है वो एआई के माध्यम से इसको बनाया गया है, जिससे लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति ना बने कि क्या पता ये वाकई है, मतलब ये एक्चुअल में है या ये आर्टिफिशियली भी है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही थी। जनक किसके? जॉन मैकार्थी हैं। कॉलिंस अंग्रेजी भाषा के एक मुद्रित और ऑनलाइन शब्दकोश है जो
लिखा भी जा रहा है और उसके बाद में ऑनलाइन शब्दकोश के माध्यम से भी अपन डिक्शनरी के अंदर वर्ड को चेक कर सकते हैं। ग्लासगो में हापर कोलिंस द्वारा इसको पहले प्रकाशित किया गया। कोलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल नामक एक शब्द भी हाल ही में जोड़ा गया था जिसका संबंध क्रिकेट से, और आक्रामक क्रिकेटिंग पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी इसी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी चीजें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानी, और इसके अंदर कोलिंस नाम की एक डिक्शनरी थी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उसमें शब्दकोश में एज ए शब्द को शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत ने अमेरिका के साथ किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है? किसने करी है? अमेरिका के साथ में। उस शहर का नाम है सिएटल। सिएटल है तो अपने आप ही आपसे पूछा ही जा रहा है, तो शहर किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। और अमेरिका के एक तो होती है राजधानी और एक होती है वाणिज्य राजधानी, जहां पे सबसे ज्यादा अगर आपके रिश्ते पर गार्ड है, और सबसे ज्यादा मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा अगर भारत अभी किसी के साथ में व्यापार कर रहा है तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के साथ में सबसे ज्यादा साल भर में व्यापार किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ में होता है, और इसीलिए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा भी करी है। थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत ने एक जो है अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी, जबकि उसके प्रत्युत्तर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री अल्बानीज थे उन्होंने भी बेंगलुरु के अंदर अपना ऑस्ट्रेलिया का व्यापार वाणिज्य के तौर पे एक दूतावास खोलने की घोषणा ऑलरेडी वो कर चुके हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। अमेरिका के द्वारा देखिए आप बेंगलुरु और अहमदाबाद में भी खोला जाएगा, जबकि हम लोग ऑलरेडी पहले से सिएटल, इसके अलावा भी 2-3 जगह है जहां पे भारत ने खोल रखे। न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है, ह्यूस्टन है और अटलांटा। ये सभी प्रकार के ऐसे वाणिज्यिक शहर हैं जहां पे ऑलरेडी भारत ने सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन सिएटल इस बार इसमें नया जुड़ा है। और भारत के जुड़ने वाले जो शहर है उसके अंदर आप बेंगलुरु और अहमदाबाद तो देख ही चुके हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अभी तक 78.31 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत के साथ में अमेरिका करता है। सबसे ज्यादा निर्यात भी हमारा, निर्यात जो गंतव्य देश कोई भी है वो भारत का अमेरिका ही है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में भी भारत का वाणिज्यिक दूतावास अभी खोला गया, और ऑस्ट्रेलिया का भारत में बेंगलुरु में खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था उसमें भारत का नंबर 5वां है। अगर बात करें कि 2030 के अंदर इसकी स्थिति कैसे चेंज होने वाली है, तो यहाँ पे भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल की कैटेगरी में शामिल होने वाला देश हो जाएगा 2030 तक। और उस समय तक जो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? लगभग 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास की भारत की जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। भारतीय नौसेना द्वारा किस जंगी जहाज वॉरशिप का नाम पहली बार किसी शहर के नाम पे रखा गया है? पहले नाम होते थे वो अंग्रेजों के द्वारा होते थे, उन्हीं के द्वारा जो निर्धारित किए गए नाम वही होते थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल के बाद में जब इस पर अब जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस समय भारत ने जितने भी प्रकार के अपने जंगी बेड़ों के अंदर एक अभी 4 प्रकार के जहाज अभी भारत ने बनाए हैं, जिसके अंदर अभी सब पूछा भी थोड़े दिन पहले की बात थी कि इम्फाल नाम का एक जहाज था, उसको भी जलावरण उसका किया गया था। तो इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला कौन सा? सूरत। सूरत के बारे में थोड़ी और चीजें बताते चले कि सूरत के अंदर अंग्रेजों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां उन्होंने खोली थी? वो खोली थी सूरत के अंदर ही। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा अगर नॉलेज अगर मैं आपको और बताता चलूं कि सबसे पहले अंग्रेज अगर व्यापार करने के लिए आए थे तो वो कहां पर आए थे? वो आए थे सूरत। सबसे पहले किससे मिलते हैं वो? सबसे पहले मिलते हैं वो जहांगीर से। जहांगीर ने उनको मना कर दिया, और वहां के जो कैप्टन थे उनका नाम था हॉकिंस। तो हॉकिंस उनसे मिले और जहांगीर ने उनको मना कर दिया। उसके बाद में सर टॉमस रो आते हैं, और उन्होंने व्यापार वाणिज्य यहाँ पे करने के लिए जहांगीर से एक अनुमति मांगी थी, वो उनको अनुमति मिल गई थी। तो पुरानिक ये कह सकते हैं आधुनिक काल का जो भारत था उसके अंदर आपके 400 साल 500 साल पहले की जो घटनाएं हैं वो भी सूरत से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तो व्यापारिक बंदरगाह है, और सूरत जो है वो व्यापार वाणिज्य के लिए भी जाना जाता है, और हीरों का कारोबार भी भारत का सबसे बड़ा अगर होता है तो भी सूरत में ही होता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब जो सूरत है उसके नाम से एक जहाज का निर्माण तो कर लिया गया है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर 4 प्रकार के जहाज बनाए जाने वाले थे, जिसके अंदर चौथा जो है वो सूरत है। उससे ऑलरेडी पहले से 3 बन चुके हैं, वो भी किसी अन्य शहरों के नाम से हैं। देख लेते हैं कि चारों जो शहर हैं उसके अंदर सबसे पहले विशाखापत्तनम शहर है, मार्मुगांव है, इम्फाल है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसके बाद में सूरत, जिसका अभी जलावरण
कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 15 की क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का एक चौथा स्टील डिस्ट्रॉयर है। सूरत शहर की 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत और उसके अन्य देशों के बीच में समुद्र व्यापारिक वाणिज्य केंद्र भी रहा है। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज हेक्टर कैप्टन हैकिंस के माध्यम से यहां पे पहुंचा। 11 जनवरी 1613 को ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो फैक्ट्री है वो भी आपको सूरत में ही देखने को मिलती है जब अपन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। नेवल चीफ के बारे में बात करी जा रही है क्योंकि सूरत है और प्रोजेक्ट 15B जो है उसके बारे में बात करी जा रही है, तो नेवल चीफ के बारे में बात करते हैं। तो अभी वर्तमान में इसके नेवल चीफ कौन है, उनका नाम है डॉक्टर आर हरिकुमार। डॉक्टर आर हरिकुमार इसके नौसेना के चीफ हैं। भारतीय नौसेना की 3 कमान है, जबकि थल सेना की बात करते हैं तो 7 कमान है, वायुसेना की बात करते हैं तो वहां पे 5 कमान है। अब बात कर रहे हैं पूर्वी कमान की, तो पूर्वी कमान विशाखापत्तनम है, पश्चिमी मुंबई में है और दक्षिणी किस में है, कोच्चि में। अभी वर्तमान में एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की भी कवायद चल रही है जिसके अंदर तीनों सेनाओं को सम्मिलित किया जाएगा और वहां पे सीडीएस उसकी कमान करेंगे। वर्तमान में सीडीएस का नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान है। चलिए, ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से चीजें जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अंगदान करने वालों के लिए अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान देने का किस राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है? अंगदान महादान, और वर्तमान में लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए और अंगदान करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों को आप नई जिंदगी दे करके चले जाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य के अंदर कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर अगर अंगदान करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्यों ना राजकीय सम्मान का दर्जा दिया जाए, क्यों वो सम्मान उसको नहीं दिया जाए। और इसी के एवज में कर्नाटक सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है और उन लोगों को प्रेरित करने के लिए जो अंगदान करवाने से डरते हैं, इसी के संबंध में उन्होंने सारी चीजें करी हैं। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा कर्नाटक। चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार कर्नाटक बैंक सही बंधु के सहयोग से केबीएल स्वर्ण बंधु नाम से डोर स्टेप गोल्ड लोन की सुविधा भी कर रहा है, जहां पे आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी एनबीएफसी कंपनी में भी जाने की जरूरत नहीं है, ना बैंक में जाने की जरूरत है। आपके घर पे ही लोन देने के लिए लोग आएंगे, आपको सिर्फ उनको सोना देना है और उसके बदले आपको रुपए लेने। इस प्रकार की शुरुआत आपको कर्नाटक से ही देखने को मिली है। इसके अलावा हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, इसके अंदर क्या है कि वन्य जीवों के प्रति लोगों का जो एक नजरिया है वो नकारात्मक होता है। लोग पोचिंग के जरिए वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए भी होक नाम का एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट तैयार करा, एक प्रणाली तैयार करी जिसकी वजह से भी लोगों को इसको रोकथाम के लिए प्रेरित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना होगी थी, जिसमें कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत के कुछ ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर उनका राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और उसी के क्रम के अंदर 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक की स्थापना भी की गई है। कर्नाटक की राजधानी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बेंगलोर है और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल ही के अंदर हमने देखा कि वहां का जो एयरपोर्ट है उसको भी विश्व का सबसे कह सकते हैं कि चुस्त दुरुस्त और टाइम पंक्चुअलिटी के मामले से सबसे अच्छा अगर एयरपोर्ट माना गया तो केम्पागोड़ा एयरपोर्ट। केम्पागोड़ा जो वर्तमान में बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटका का व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है वैसे देखा जाए तो, उसको नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सेनाओं की महिला सैनिकों के लिए मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव के लिए अधिकतम कितने दिनों का प्रावधान करने की घोषणा की। काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अन्य जितने भी प्रकार के विभाग है जहां पे महिलाओं को सरकारी सर्विस के अंदर आने के लिए उनको लगातार ये चीजें चल रही थी कि लिंगानुपात को सबसे कम, एक तो लिंगानुपात की तो बात होती रहती है, बाकी जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए और महिलाओं को और ज्यादा सुविधा देने के लिहाज से चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव सभी राज्यों और केंद्र सरकार के अंदर ऑलरेडी पहले से विद्यमान थी। लेकिन प्रश्न इसलिए बना है कि सेना के अंदर इस प्रकार की चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। उसी के संदर्भ के अंदर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और इनिशिएटिव लिए गए। इसी के लिए एक नियम बनाया गया जिसके अंदर जो महिला सैन्यकर्मी है उनको भी क्यों ना वो सारी चीजें प्रदान की जाए जो अन्य महिलाओं को प्रदान की जाती है। जैसे सर्विस सेक्टर की बात कर सकते हैं, शिक्षा विभाग की बात करें, बैंकिंग की करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जहां पे ये सारी चीजें ऑलरेडी महिलाओं को दी जा रही थी। चलिए बात कर लेते हैं 180 दिन 180 दिवस की मैटरनिटी लीव उनको अधिकतम दी जा सकेगी, जिसमें एक तो चाइल्ड केयर लीव होती है। चाइल्ड केयर लीव के बारे में मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड केयर लीव के अंदर
एक जो है वो लेडीज, ये महिला जो है वो अधिकतम 2 बच्चों के लिए 180 दिन का 2 बार ऐसा ले सकती है। लेकिन शर्त यह है कि बच्चा जो है आपका वो 18 वर्ष से उसकी उम्र ज्यादा नहीं हो, यह भी इसके अंदर एक प्रावधान करा गया है। और इसके अलावा अगर आप दत्तक पुत्र के लिए भी अगर इस प्रकार की अगर लीव लेना चाहते हैं तो 1 वर्ष से कम अगर बच्चा अगर आप किसी से अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, तभी इस प्रकार की सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि भारतीय जितनी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उसके अंदर महिलाओं का योगदान दिन प्रतिदिन किस प्रकार बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि रफाल उड़ाने वाली पहली महिला अगर पायलट बनी अवनी सिंह बनी। मोहना सिंह है जिन्होंने पहले यहाँ पे 4 महिला पायलटों ने सबसे पहले शपथ ली थी एज ए वायुसेना के अंदर, उनके बारे में बताने वाला हूँ। शैलजा धामी एक ऐसी हैं जो सबसे पहले या पहली ऐसी महिला सैन्य ऑफिसर बनी है जिनको किसी यूनिट की कमांड दी गई है एडवांस एरिया में, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर तो उड़ाती हैं और हेलीकॉप्टर की यूनिट के अंदर उनको स्वतंत्र कमान भी उनको दी गई। शिवा चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। शिवा चौहान ग्लेशियर के अंदर वहां पे सबसे पहले पोस्टिंग जाने वाली महिला ऐसी है जिन्होंने पहली बार वहां की कमान या लोगों को वहां उनको क्या किया है, ट्रुप्स के अंदर वो मेंबर बनी है। और अभी हमने देखा कि यहाँ पे महिला सैन्य कर्मी मेडिकल के अंदर ऑलरेडी पहले से तो लेफ्टिनेंट जनरल तक महिलाएं पहुंची हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस जो कमीशन दिया जाता था जिसके अंदर एक तो कौन होती थी, एजुकेशन कोर होता था और एक मेडिकल कोर होता था जिसके अंदर ही महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में अनेक प्रकार की कॉर्प्स हैं, वहां पे भी महिलाओं को कमीशन अभी परमानेंट दिया जाने लगा है। अभी वर्तमान में महिला सैन्य कर्मियों के जवानों की बात करें, जहां पे महिलाओं में एज ए जवानों में अगर किसी को एंट्री करी जा रही है तो भारत के अंदर जो सशस्त्र सेना है उसके अंदर होती है मिलिट्री पुलिस, सैन्य पुलिस होती है, उसके अंदर पहली बार एज ए जवान किसी महिला को वहां पे अभी डेप्यूट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपने जानी। इसके पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज। 180 दिवस का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, 360 दिवस शिशु देखभाल के लिए संपूर्ण सैन्य सेवा में दी जाएगी। शर्त क्या है, 18 वर्ष से कम होगी। 1 नवंबर 1958 का मैं थोड़ा सा बताता आपको चलूं कि महिलाओं के अंदर महिलाओं को सबसे पहली बार कमीशन कब मिला, तो स्थायी कमीशन एएमसी आर्मी मेडिकल कोर के अंदर 1958 में मिला। 2008 में पहली बार कानूनी और शिक्षा कोर के अंदर उनको स्थायी कमीशन दिया जाने लगा। इससे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाएं आती थी और 5 साल की सर्विस करने के उपरांत वो वापस सिविल में चली जाती थी। फाइटर जेट महिला के बारे में अगर बात कर सकते हैं तो अवनी चतुर्वेदी है जिन्होंने पहली बार रफेल को उड़ाने में अपना क्या किया, योगदान दिया। और राइफल फाइटर उड़ाने वाली जो महिला उनका नाम शिवांगी सिंह है। और वायुसेना फ्रंटलाइन लड़ाकू यूनिट की कमान संभालने वाली शैलजा धामी है। सबसे ऊंची युद्ध भूमि में तैनात होने वाली महिला अधिकारी जिनका मैंने आपको बताया था कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में साधना सक्सेना नायर को एयर मार्शल रैंक मिली है। ये भारत की दूसरी महिला है जिनको एयर मार्शल रैंक से उनको नवाजा गया है। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन सी बनी है, पुनीता अरोड़ा। इसके बाद में बनी थी माधुरी कानिटकर। ये सारी चीजें आपने इस माध्यम से जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 7वीं बार पेरिस मास्टर का खिताब जीता है। ये सर्बियन खिलाड़ी है और इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नंबर 1 रैंक पे है अभी वर्तमान में। इनकी जो मेरिट्स है या जो रैंक है वो है नंबर 1। और इन्होंने जो 7वां जो पेरिस मास्टर का खिताब भी उन्होंने ही जीता। इनके नाम ऑलरेडी बहुत सारे पहले से खिताब है और इसी के क्रम के अंदर जो है उन्होंने एक खिताब को और अपने नाम किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। पेरिस मास्टर में रिकॉर्ड 7वां एनटीपी मास्टर 100 का जो खिताब इन्होंने ही जीता है। टूर्नामेंट के इतिहास के अंदर अभी तक अगर कोई दूसरा खिलाड़ी था जिसने अभी तक 3 ही बार इस खिताब को जीता है, लेकिन ये जो नोवाक जोकोविच इन्होंने 7वीं बार पेरिस मास्टर का खिताब जीता है, जो अपने लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है उनके कैरियर के लिए। अभी तक वो 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। उनकी रैंकिंग की बात करी जाए तो प्रथम रैंक है। जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत की महिला हॉकी टीम ने रांची में 7 साल बाद में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। फाइनल में किस देश की टीम को उन्होंने हराया। तो हाल ही के अंदर इसका रांची के अंदर इसका फाइनल हुआ था। रांची कहां पे, झारखंड में है। झारखंड की खिलाड़ी वर्तमान में सबसे ज्यादा भारतीय हॉकी टीम के अंदर अभी प्लेयर है। और इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है जापान। जापान को उन्होंने 4-0 से
4-0 के स्कोर से इन्होंने जापान को हरा दिया। 2016 के बाद में भारतीय टीम कोई भी ऐसा जीत नहीं पा रही थी स्वर्ण पदक, हालांकि उन्होंने रजत पदक और कांस्य पदक तो जीते थे, लेकिन 7 साल हो गए थे उस सूखे को खत्म करते हुए इस बार जो जापान को हरा करके 4-0 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया, यानी स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त करा। चलिए देख लेते हैं जापान को हराकर 4 में। आयोजक इसका झारखंड रांची था। 7वां सीजन था। 2016 में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में अभी तक वो इंतजार ही कर रहे थे। अगर हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो सविता पूनिया इनकी हॉकी टीम के कप्तान है। और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है उसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब हॉकी की बात करी जाए और मेजर ध्यानचंद का नाम हम नहीं लें तो मेरे हिसाब से इस क्लास या सेशन जो अपने आप में अधूरा है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है उसी को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात और ध्यानचंद के नाम से राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चम जो पुरस्कार हुआ करता था राजीव गांधी खेल पुरस्कार, उसका नामकरण चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली चीजें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ग्रह को बचाने के समाधान के साथ में पर्यावरण नव प्रवर्तकों के लिए अर्थशॉट पुरस्कार समारोह की पहली बार एशिया में कहां में इसका आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया सियोल में। सियोल कहां पर है? सियोल है जापान में। और जब बात जलवायु के लिए हो रही है तो आप और हम सब जानते हैं, एक तो पेरिस जलवायु समझौता था और दूसरा था क्योटो प्रोटोकॉल। दोनों ही समझौते जलवायु को बचाने या तापमान की जो वृद्धि हो रही है लगातार उसको कम करने के लिए इस प्रकार के प्रयास विश्व स्तर पे भी किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ के अंदर एक जो है और चीज करी गई और उसी के लिए जापान के अंदर इस प्रकार का आयोजन किया गया, जहां पे सभी देशों ने भाग लिया और वहां पे अपनी सभी प्रकार की उन्होंने अनिवार्यता बताई गई और अपनी अपनी जो कहते हैं उत्तरदायित्व उसको भी निर्धारित किया गया। चलिए देखते हैं। इसके अंदर जो है 130 सदस्य हैं इसके अंदर टोटल। सिंगापुर में किया गया, सॉरी ये जापान ना होकर के इसका आंसर जो होने वाला था वो सियोल पड़ गया, सिंगापुर इसका आंसर है। और सिंगापुर में था प्रथम, लंदन के अंदर 2021 में हुआ, द्वितीय बोस्टन के अंदर 2022 में हुआ और उद्देश्य इसका 2030 तक गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करने का इसका था। अन्य समझौतों के बारे में बात करूं तो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि पेरिस जो था वो था 12 दिसंबर 2015 को और 2030 तक तापमान वृद्धि के अंदर 1.5 जो प्रतिशत जो है उसको कम करने के उद्देश्य से पेरिस के अंदर इस प्रकार का समझौता किया गया था। बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, जो मैं गलतीवश आपको पढ़ा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल उसका है जापान, 1997 में हुआ था और 2005 से इसको लागू किया। दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जलवायु परिवर्तन में जितनी भी प्रकार की अभी चुनौतियां हम सब लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर तापमान में वृद्धि, कहीं पे अनावृष्टि और कहीं पे अतिवृष्टि जैसी चीजें देख रहे हैं, उसी को कम करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए इस प्रकार के विश्वव्यापी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारत द्वारा सीमा पर तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए मधुमक्खी के छत्ते किस देश की सीमा में लगाए जाएंगे? मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक है कि आप मधुमक्खी से किस प्रकार से अपनी सीमाओं का बचाव करेंगे, तो बिल्कुल आप सही इसको देख पा रहे हैं। ये जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, जो बॉर्डर है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में हमारा 4000 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के साथ में हम सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। बीएसएफ को काफी बार इस परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि वहां पे तस्करी और अवैध आवर्जन जैसी समस्याएं वहां पे देखने को मिल रही थी। उसी को ध्यान में रखते एक तो आयुष मंत्रालय और दूसरा है बीएसएफ। आयुष मंत्रालय और बीएसएफ, इन दोनों का एक सैन्य ये कह सकते हैं संयुक्त ये उपक्रम है, जिसकी वजह से वहां पे फेंसिंग लगाई जाएगी। फेंसिंग भी एक विशेष प्रकार की लगाई जाएगी जहां पर मधुमक्खियां वहां पे उनको पाला जा सके। मधुमक्खियों के पालने के 2 प्रकार के फायदे होंगे। मधुमक्खियां अगर पाली जाएंगी तो अगर किसी प्रकार की आप फेंसिंग को टच करके बाहर अगर निकल करके एक दूसरे की तरफ आप आओगे तो वहां पे मधुमक्खियां आपको काट लेंगी। दूसरा यह कि वहां के किसानों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए अगर मधुमक्खी का पालन करेंगे तो शहद होगा और शहद की वजह से आपकी आजीविका भी बढ़ेगी। तो आजीविका के उद्देश्य से भी किसके लिए, जो वहां पे उस बॉर्डर के आसपास रहने वाले जो किसान हैं, उस फेंसिंग के पास में रहने वाले जो किसान हैं, उनको वहां पे इस प्रकार की चीजें जो है दी गई, जिसकी वजह से अपना रोजगार भी वो चला सकें
और उसके साथ में आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी तो मध्यमुखियों के माध्यम से हो ही रही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बीएसएफ के साथ में आयुष मंत्रालय भी इसमें शामिल है। मधुमक्खी में छत्ते और मिश्र धातु से बने स्मार्ट बाड़ की ये विशेषज्ञता है। बांग्लादेश के साथ में कुछ और चीजें जान लेते हैं। हाल ही के दौरान 3-4 दिन पहले की बात है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री, दोनों देशों के मध्य भारत संयुक्त विकास परियोजना, जो 3 परियोजनाओं के वहां पे आधारशिला रखी गई। अखोरा से अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक उसको बनाया जाएगा। मोंगला पोर्ट से रेल लाइन बिछाई जाएगी और मैत्री सुपर थर्मल पावर का भी निर्माण किया जाएगा। यह भारत के सहयोग से ही किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करते तो 4096 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश दोनों आपस में सीमा बनाते हैं। बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, तो वो लगती है सबसे ज्यादा किसके साथ में, पश्चिमी बंगाल के साथ में 2217 किलोमीटर। अन्य राज्य में की बात कर सकते हैं तो वहां पे होगी कौन सी, असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा हो गया। ये 5 राज्य हैं, उनके साथ में हम सीमा बनाते हैं। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा अगर जो बनाते हैं उस सीमा को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के साथ में हम इसको जानते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा बनाया गया लिक्विड निरामिष कुणप जल क्या है? तो कुणप जल है ये प्राकृतिक कीटनाशक है और इसमें किसी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड्स टाइप का को तो कुछ यूज होता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक कीटनाशक है और जिसकी वजह से जितनी भी प्रकार के कीट किसी भी प्रकार की फसलों में जो लग जाते हैं, पौधों में लग जाते हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद है जो हरी ग्रीन सब्जियों में लग जाते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक कीटनाशक का ये उन्होंने विकास किया है। कहां पे किया है? जयपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यहाँ पे इसको इजाद किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। प्राकृतिक कीटनाशक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में इसके द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने, बीज जल्द अंकुरित करने और पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य इस प्रकार का ये कार्यक्रम, इस प्रकार की प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए इन्होंने एक अनुसंधान कराया। पौधों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का अगर प्राकृतिक कीटनाशक लेकर के आते हैं तो जो किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता, वो एक तो नहीं हो सकता हानिकारक, ये बिल्कुल नहीं हो सकता और पैदावार भी इससे बढ़ने वाली है। चलिए तो ये सारी चीजें आपने इसके माध्यम से जानी। चलिए प्रश्न संख्या 12। बाघिन ST2 देश की सबसे उम्रदराज बाघिन बन गई है, किस टाइगर रिजर्व से इनका संबंध है? तो इससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं कि इसकी जो मां थी उनका नाम था मछली T16। ये कहां पर थी? ये थी रणथंभौर के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर फोटो क्लिक्स किए गए हैं इनके नाम से, इस जो बाघिन थी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ये क्रोकोडाइल को उसका शिकार करते हुए जो इसकी फोटो क्लिक की थी और काफी विश्व भर में ये प्रचलित भी हुई थी। उसी की बेटी है जिनका नाम है ST2 सेकेंड। और सबसे उम्रदराज जो है वो ये बाघिन बन गई हैं, जिनकी उम्र 19 साल के आसपास है। वर्तमान में कहां पे ये रह रही हैं या इनका जो विचरण स्थल है वो कहां पर है? तो ये विचरण स्थल है कहां पे है? ये सरिस्का है वो अलवर में है। गिर आप जानते हैं गुजरात में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर ये भी राजस्थान में है और रामगढ़ विस्तारी है ये भी राजस्थान में है। अब अगर बाघों की बात हो रही है तो जान लेते हैं कि बाघ प्रोजेक्ट भारत के अंदर कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1 अप्रैल 1973 को हुई। कहां पर हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देहरादून के अंदर हुई। और अभी जो है वो सबसे नया नवेला अगर कोई टाइगर रिजर्व बनाया तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनाया जो राजस्थान में है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर टाइगर स्टेट्स अगर पाए जाते हैं तो MP के अंदर पाए जाते हैं, कर्नाटका के अंदर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हम इस फैक्ट्स के माध्यम से जानेंगे। सरिस्का की ST2 देश की जो सबसे उम्रदराज बाघिन बन गई है। जो ST2 की जो बाघिन की जो मां थी उनका नाम था T16, मछली बाघिन था। T16 की मछली जो बाघिन है उस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से हुआ है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही है आपसे। 29 जुलाई को। देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बनाया गया? तो यह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो उनका नाम है डॉक्टर सांखला, कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से उसको जाना जाता है। विश्व के 70% बाघ भारत में ही विचरण करते हैं, यहीं पे निवास करते हैं। टाइगर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ के अंदर MP है, कर्नाटका है और राजस्थान है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है। इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं।
अब देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम वर्तमान में रामगंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल कि जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका है। भारत के अंदर वर्तमान में अभी तक 54 बाघ अभ्यारण्य वर्तमान में संचालित है, इतने यहाँ पे बनाए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ग्लोबल कमोडिटी आउटलुक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, सॉरी, इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 को हो गई थी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक के बारे में पूछा जा रहा है, स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के इस पे आधारित था और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन अमेरिका है। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 189 सदस्य देश इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। अध्यक्ष इसके हैं जो अजय बंगा हैं और भारत के ही हैं, और अभी G20 भी जब यहाँ पे भारत में जब इसका आयोजन किया जा रहा था तब इन्होंने शिरकत करी थी। कार्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण उनका करना, विकास के कार्यों के अंदर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका जो आंसर जाने वाला है, ग्लोबल कमोडिटी आउटलुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। इसको अपने कैंसिल कर दिया और विश्व बैंक जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो ये है 1944 वाला। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। पनडुब्बी के लिए गुप्त रूप का डेटा लेने के लिए चीन द्वारा अपना जहाज सियांग येंग होंग 3 भारत के किस पड़ोसी देश में तैनात किया जा रहा है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंगयांग 6 ये ऑलरेडी श्रीलंका के पास में हबनटोटा जो बंदरगाह उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे वो डेप्लॉय हो चुका है। और उसके बाद की भारत की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया किसी ने। सियांग येंग होंग 3 ये चाइना का ही है और कहां पे अभी वर्तमान में? ये है श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका ने 100 साल के लिए अपना जो बंदरगाह है वो लीज पे किसको दे दिया है? चीन को दे दिया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत हिंद महासागर के अंदर चीन की जो मौजूदगी है वो एक खतरे से कम नहीं है, और इसी को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए भारत ने इसका काफी पुरजोर विरोध किया और अपना विरोध जो है वो श्रीलंका के समक्ष भी उन्होंने दर्ज कराया। लेकिन श्रीलंका का ये कहना है कि ये किसी प्रकार का अनुसंधान करने के लिए नहीं आया, ये कोई गश्ती दल नहीं है। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि श्रीलंका के अंदर जो है वो जो चाइना का जो अभी जलयान जो आया है, जो युद्ध पोत है, उसका कार्य यही है कि जितनी भी प्रकार की जो चीजें हैं जो वहां से वो हासिल कर सकता है भारत के संदर्भ में, उसी के लिए ये आया है। तो भारत की जो चिंता है वो वाकई वाजिब है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। श्रीलंका का सियान 6 चीनी जासूसी जहाज जो पहले से श्रीलंका में कार्यरत है वहीं पे डेप्लॉय है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें रानिल विक्रमसिंघे हैं और गुणवर्धने यहाँ के हैं प्रधानमंत्री। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो ये 2 है, एक तो श्रीलंका के अंदर कोलंबो है, दूसरा जयवर्धने। कोलंबो यहाँ की आर्थिक राजधानी है जिस प्रकार से भारत की राजधानी मुंबई है, जबकि जो जयवर्धने है वो वहाँ की नई दिल्ली है या वहाँ की वास्तविक राजधानी है। विवादित द्वीपों के बारे में बात करें तो कच्चातीवू द्वीप ऐसा है जो पहले भारत ने श्रीलंका को दिया था और वर्तमान में विवादित स्थलों में से या द्वीपों में से एक है। कच्चातीवू द्वीप किसके मध्य है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के ये मध्य है। और श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र है। इसके साथ में कौन कौन सी संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज हम करते रहते हैं? तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है हम उसका 8वां संस्करण अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और नौसेना के साथ में स्लिनेक्स 2023 जो इसका 10वां संस्करण भी हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थे, ये 1-2 दिन पहले इन्होंने श्रीलंका का विजिट किया था और वहां पे हमारी भारत की सबसे बड़ी जो बैंक है, सरकारी जो बैंक है आरबीआई के बाद में, वहां पर उन्होंने एक शाखा का भी उद्घाटन किया। मतलब आरबीआई की जो शाखा है वो अभी श्रीलंका के अंदर भी पहुंच गई है। और कहां पे पहुंची गई है? ये त्रिकोमाली, एक पूर्वी श्रीलंका का पूर्वी क्षेत्र है और वहां का एक स्टेट है, एक शहर है त्रिकोमाली, वहीं पर एसबीआई की अभी एक शाखा का भी वहां पे उसकी स्थापना की गई हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण के द्वारा। ये सारी चीजें आपने जानी तो चिंता का सबब बना हुआ है। सियान 6 तो ऑलरेडी पहले से था, उसके बाद में सी योंग होंग करके 3 करके जो अभी आया है जिसको हम पढ़ चुके हैं, काफी टिपिकल नाम है। सियांग येंग होंग जो है 3, ये जो अभी जलयान है वो भी यहाँ पे आ चुका है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न पूछा जा रहा है चर्चा में रहा ग्रोक सिस्टम क्या है? तो ग्रोक सिस्टम एक एआई चैटबॉट है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, और यही इसका दूसरा जो नाम दिया गया है वो एआई चैटबॉट दिया गया है। उड़ीसा के अंदर एक जो है वो अभी महिला एंकर, वो भी एआई द्वारा ही निर्मित है, जो स्थानीय भाषा कह सकते हैं उड़िया और इंग्लिश में भी वो समाचार वाचन करती हैं। तो एआई चैटबॉट है, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिजा उड़िया का था, और अमेरिका के द्वारा एआई से बने फोटो, वीडियो और ऑडियो के साथ में वाटरमार्क उन्होंने क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया। उसका कारण ये है कि एआई के साथ में अगर कोई भी चीजें करते हैं तो वहां पे कृत्रिमता का उपयोग ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वास्तविकता था वो काफी पीछे छूट गई है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका ने हाल ही में एक जो है प्रतिबंधित करने वाला इस टाइप का एक निर्णय लिया, जिसमें अगर किसी प्रकार का आप उत्पाद या अन्य प्रकार की कोई एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर आप उसके पीछे वाटरमार्क लगाएंगे, जिसके पीछे ये निर्देशित होगा कि ये चीज जो है वो एआई से ही निर्मित है। इस प्रकार आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर आपने जाने महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।